वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। खासकर इंडियन फेडरलिज्म जो है इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर दो गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में इन दोनों गवर्नमेंट को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं और इन दोनों के पास इक्वल पावर होते हैं। आज के क्लास में इस फेडरलिज्म को ही हम डिटेल में देखने वाले हैं। खासकर हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है इसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत बार हमें जो दिक्कत आती है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो दिक्कत आती है वो फेडरलिज्म के साथ इंडियन फेडरलिज्म का जो रिलेशन है इसको मिक्स नहीं कर पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। मैं आज के क्लास में कोशिश करूँगा कि आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं, जो भी फेडरलिज्म के रिलेटेड डाउट है, ये सारे चीज़ें आज के क्लास में क्लियर करूँ। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वैसे तो इजी है लेकिन फिर भी जो लोग पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के क्लास में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला हूँ। तो आज के क्लास में बेसिकली हम कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं ये पहले देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि फेडरलिज्म बेसिकली है क्या। फेडरलिज्म को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहले जानना होगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स के द्वारा ही हम उस सिस्टम में, फेडरलिज्म सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, फेडरलिज्म सिस्टम में क्या क्या रहेगा, ये सारे चीज़ें समझ पाएंगे। और साथ साथ हमें फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी जो गवर्नमेंट है इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर देखेंगे 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फेडरलिज्म। फिर है हमारा इंडियन फेडरलिज्म। हम जब इंडियन फेडरलिज्म को स्टडी करते हैं ये हमारे नॉर्मल फेडरलिज्म से थोड़ा अलग है, जिसको हम क्वाजी फेडरलिज्म कहते हैं। ये क्या है इसको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म और आखिर में देखेंगे वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम। वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम में हम बेसिकली इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो पॉजिटिव काम कर रहा है या फिर नेगेटिव काम कर रहा है, ये सारे चीज़ें हम देखेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो ये क्लास को आप लोगों को पूरी तरीके से देखना होगा। अगर आप किसी लास्ट में अगर देखना स्टार्ट कर दोगे, स्किप करोगे तो शायद ही ये चीज़ आपको समझ में आए। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से इजीली स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये क्लास हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि ये फेडरलिज्म बेसिकली इसका क्या क्या फीचर्स है, हम कौन सा सिस्टम है, कौन सा फीचर्स अगर किसी गवर्नमेंट में होगा तो हम इसको फेडरल कह सकते हैं। यहाँ पर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि हमें एक संविधान दिया जाएगा जो रिटन होगा। फिर है डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी। यहाँ पर 2 गवर्नमेंट होंगी, एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगा स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के पास इक्वल पावर्स होंगे। फिर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर तोड़ मरोड़ के यूज़ करने की बात ही नहीं आती है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा गया है उसी मुताबिक उस नेशन को चलना पड़ेगा। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि यहाँ पर जो भी लॉज है, जो भी कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली काम करना होगा। यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जाती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के पास इक्वल पावर रहेंगे। इन दोनों के बीच में क्या पावर है, कौन कौन सा पावर एक्सरसाइज करेगा, ये सेपरेटली बताया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर यहाँ पर हम देखते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर हम 2
कमरे देखेंगे, एक है हमारा अपर हाउस, दूसरा है लोअर हाउस। अगर ये सारे फीचर्स फुलफिल हो गए तभी हम उस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, और ये जो सिस्टम है इसको हम फेडरलिज्म कहेंगे। अब इस चीज को और थोड़ी अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें दो गवर्नमेंट के बीच क्या अंतर है ये समझना है। एक है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, अगर हम कोई प्योर फॉर्म ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो यूएसए में जो गवर्नमेंट चल रहा है वो है फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट और जो सेंटर है इन दोनों के बीच में सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड किया गया है। यहाँ पर स्टेट अपना पावर पूरी तरीके से दिखा सकता है और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से बाकी स्टेट्स को देखती है। अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें जहाँ पर राजा महाराजाओं की शासन है या फिर किसी एक ग्रुप का शासन है, वहाँ पर हम बेसिकली यूनिटरी गवर्नमेंट देखते हैं। जैसे हमारा फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ये सारे जगहों पर जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। अब जब फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर बेसिकली टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है वो शेयर्ड होता है दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही रिजिड, यानी कि उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये बहुत ही रिजिड है। फिर यहाँ पर दो टाइप ऑफ लॉ होते हैं, सेंट्रल में सेंट्रल लॉज होते हैं अलग और स्टेट का अलग तरीके का लॉज होते हैं। जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें, जैसे हमारा सऊदी अरब में है, यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस में है, यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहाँ पर एक लेवल ही गवर्नमेंट है, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो सारे चीज़ों को चलाता है। फिर है जो पॉलिटिकल पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे होते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसको हम वो चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से टाइम टू टाइम मॉडिफाई कर सकता है। फिर है यहाँ पर सिर्फ एक सेट ऑफ लॉ है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी लॉ वही सारे जगहों को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर तीन और चीज है जो हमें समझना होगा अगर हमें फेडरलिज्म को समझना है। खासकर इंडियन फेडरलिज्म में जो चीज़ें घटनाएं घटी है इंडिया में, इसके लिए हमें ये तीन चीज़ों को जानना होगा। हमें जो भी हम किसी गवर्नमेंट को डिवाइड करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट का तीन पार्ट होते हैं। एक है लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका कहते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब इंडिया के केस में क्या है, थोड़ा हमारा अलग होता है। हमारा जब भी हम फेडरलिज्म की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है। इस वजह से अगर कोई भी कानून बनाना हो या फिर कोई भी कानून लागू करना हो, ये कंट्रोल करती है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एमेंड करने की भी बात है। अगर हम नॉर्मली फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म बहुत ही रिजिड है, लेकिन इंडिया में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रहता है, जिसकी भी सरकार रहती है, उसको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है इंडिया में। इस वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा अलग है। हम आगे ये सारे चीज़ों को देखने वाले हैं। अब फेडरलिज्म बेसिकली है क्या, जब हम बुक की बात करें, हमारा इग्नो की बुक की बात करें, वहाँ पर जिस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, फेडरलिज्म बेसिकली एक डायनामिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग है। यानी कि यहाँ पर स्टेट और नेशन दो हिस्से हैं, यहाँ पर दो सरकार रहती है। यहाँ पर जो ये दोनों सरकार के बीच में, स्टेट और सेंट्रल के बीच में पॉलिटिकल कोऑपरेशन और कलेक्टिव को एग्जिस्टेंस की बात की जाती है। यानी कि इन दोनों गवर्नमेंट एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करेंगे। ये जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स है। पहला है, जब भी कोई स्टेट का फॉर्मेशन होगा या फिर टेरिटरी का फॉर्मेशन होगा, इनको देखने के लिए, इसको एडमिनिस्टर करने के लिए इस तरीके से चीज़ें बनाई जाएंगी, प्रमोट किया जाएगा ताकि
गवर्नमेंट और जो पीपल है इसके बीच में क्लोजर कांटेक्ट हो, यानी कि यहाँ पर जो बेसिक फंडा है, बेसिक चीज है, गवर्नमेंट और लोगों को सामने लाना, आसपास लाना, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करे, इस तरीके से चीजें बनाना, इस तरीके से स्टेट को फॉर्म करना, टेरिटोरी को फॉर्म करना, ताकि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो दूरी हो वो ना रहे और ये एक लोग आसपास आकर रहे। इसी वजह से फेडरलिज्म सिस्टम में दो सिस्टम होता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट छोटा होता है और इसके साथ जो लोग हैं उसका कांटेक्ट बहुत बेहतर होता है। फिर फेडरल सिस्टम में हम देखते हैं नॉन सेंट्रलाइज्ड पावर, यानी कि किसी एक के पास पावर सारे नहीं होते हैं। यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके हिसाब से सेंट्रल क्या क्या काम करेंगे क्या नहीं, ये सारे चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेपरेटली पावर्स रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके हिसाब से पावर होता है। यहाँ पर दोनों गवर्नमेंट सेपरेटली काम करते हैं और अपने हिसाब से अपने दायरे के अंदर में रहकर चीज़ें करते हैं कोई भी फेडरल स्टेट में। फिर है यहाँ पर रूल्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर शेयर्ड रूल्स की बात की जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे। हर कोई अपना अपना जो पार्ट है नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में वो निभाता रहेगा फेडरल सिस्टम में। अब हम आते हैं इंडिया के फेडरलिज्म में। इंडिया का जो फेडरलिज्म है, हम जब नॉर्मल एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उससे थोड़ा हटके है। हमने अब तक जो भी चीज़ें डिस्कस की है ये सारी चीज़ें हैं हमारे एक नॉर्मल फेडरल स्टेट में क्या है, फेडरलिज्म सिस्टम में हम कौन सी चीज़ें देखते हैं। लेकिन हम इंडिया के सिनारियो में हमारा जो फेडरलिज्म है ये थोड़ा अलग है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा ज़्यादा पावर रहता है। इस वजह से इंडिया का जो गवर्नमेंट है इसको हम फेडरल नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं क्वाजी फेडरल, यानी कि आधा फेडरल। ये जो सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म है इसको क्वाजी फेडरलिज्म कहा जाता है, जहाँ पर सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाता है स्टेट के मुकाबले। अब इंडिया का जो फेडरलिज्म है इसका एक टेंडेंसी है कि सेंटर में जो भी है उसके पास थोड़ा ज़्यादा पावर रहेगा, इसके वजह से इसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है। अब ये चीज़ होने से क्या होता है, यहाँ पर जब भी हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अथॉरिटी जो है वो सेंटर और स्टेट में जो पार्टीशन है वो करेगा। ये सिर्फ सेंटर तय नहीं करेगा, ये लॉ तैयार नहीं करेगा, ये जो है ये सिस्टम तैयार हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सेंटर और स्टेट में दोनों जगहों पर अलग तरीके से बांट दिया गया है। अब ये बांट तो दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ ज़्यादा पावर है, उसके पास फील्ड ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अपना फील्ड बहुत बड़ा एक फील्ड में अपना जो प्रभाव है वो दिखा सकता है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में भी इंटरफेयर कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से रन करेगा ये ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। इस वजह से हमारा फेडरलिज्म कॉम्प्लीटली फेडरल नहीं है, ये एक क्वाजी फेडरल है। अब हमारा इंडिया में, खासकर इंडिया में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल दिए गए हैं निभाने के लिए। यहाँ पर नेशन बिल्डिंग एंड नेशन प्रिजर्विंग का काम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि जो नेशन है उसका यूनिटी को बजाय रखना, इसकी इंटीग्रिटी को बजाय रखने के लिए जो भी काम है ये सारी चीज़ें करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल
पॉलिटिकल राइट्स है, इन सारे चीज़ों को देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस चीज़ के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारे चीज़ होने के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है, और साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुविधा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट फेल कर जाए, स्टेट अगर अच्छी तरीके से रन ना हो, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकता है। ये सारी चीज़ों के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा पावरफुल हो जाता है इंडिया में। अब इंडिया जो है, ये जो एक फेडरल यूनियन है, यानी कि इसको एक यूनिटी की तरह देखा जाता है। यहाँ पर जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, यानी कि जो भी फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की है। ये फेडरल यूनियन को लेके 3 कंपोनेंट की बात की है। एक है सोशल यूनियन, दूसरा है पॉलिटिकल यूनियन, और थर्ड है इकोनॉमिक यूनियन। सोशल यूनियन यानी कि सोसाइटल लेवल पे यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है, यानी कि हर जगह पर, गांव हो या फिर शहर, यहाँ पर एक सोशल यूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटी है। इन सारे डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर कल्चरल प्लुरलिज्म तैयार करते हुए हमें एक सोशल यूनियन में रहना है, यानी कि सोसाइटी को एक यूनिटी में रखना है। फिर है हमारा पॉलिटिकल यूनियन। यहाँ पर खासकर जब स्टेट और सेंटर की बात की जाती है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है ये इसी के ऊपर बेस्ड है। इस वजह से लॉस कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो भी स्टेट का पावर है वो कभी भी कम ना हो और स्टेट अपने हिसाब से काम कर सके। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत पावरफुल है इंडिया में। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इंडिया का, ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर जब हम इंडिया के सिस्टम की बात करें तो अगर स्टेट में एक गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में एक गवर्नमेंट हो, दोनों के बीच में कोई मतभेद ना हो, यानी कि अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है फिर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चलती रही है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इस वजह से हम देखते हैं कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में मतभेद होने के बावजूद भी उसको स्टेट को पैसा देना पड़ता है, एक हिस्सा देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है हर स्टेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल सबसे बेहतर ले सकते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का मतभेद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट अभी भी अच्छी तरीके से चल रहा है। उसको भी पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें अच्छी तरीके से ही हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करने में बाउंड है। इस वजह से इंडिया का जो फेडरल यूनियन है ये इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये आज भी अच्छी तरीके से मजबूती से हमारी इंडिया को चला रहा है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। हम नॉर्मल फेडरलिज्म की जब बात करते हैं वहाँ पर अलग फीचर्स है, और इंडिया का सेपरेटली इंडिया के केस में हम कुछ अलग फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे बुक में 4 फीचर्स की बात की गई है: यूनियनाइजेशन, रीजनलाइजेशन, फिर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं। यूनियनाइजेशन यानी कि जो भी स्टेट और सेंट्रल है वो यूनिटी में रहेगा, इनके बीच में एक यूनियन बनेगा। यहाँ पर इसके अलावा भी जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट फेल करेगी या फिर इसमें कोई दिक्कत आएगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम नहीं करेगा, तो जो भी लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो लोग यूनियनाइज होके इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर है रीजनलाइजेशन, यानी कि इंडिया का जो टेरिटरी है यहाँ पर हम डिफरेंट कल्चर देखते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं, लेकिन हर रीजन को एक साथ लेकर उसके हर रीजन को इक्वली डेवलप करते हुए चलना है। ये इंडिया का फेडरलिज्म का फीचर है। फिर है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं,
इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडियन फेडरलिज्म में, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों के ऊपर अपना एक्सरसाइज दिखाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, ये सेपरेट किया गया है। यहाँ पर दोनों को तो इक्वली चीज़ें नहीं दी गई है, यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग राज्य के हिसाब से पावर अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर बेसिकली हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और जो चौथा है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि जो लोकल एरिया है, जैसे गांव हो गया या फिर कोई शहर होगा, वहाँ का लोकल एक सेल्फ गवर्नेंस रहता है। यहाँ पर हम अगर गांव की बात करें, यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 टायर गवर्नमेंट होता है, यानी कि इंडिया के फेडरलिज्म में हर जगह को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। हर गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए, हर एरिया को डेवलप करने के लिए ये इंडिया का फेडरलिज्म काम करता है और इक्वली पावर थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस फीचर्स के रिलेटेड मैंने थोड़ा बहुत नोट ज़्यादा अटैच किया है, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म भी पूछा जा सकता है। इस वजह से ये सारे चीज़ों को आप लोग थोड़ा डिटेल में देखोगे। मैं थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को ये फीचर्स की दे देता हूँ। अब ये यूनानाइजेशन क्या है? जब हम इंडियन फेडरलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर जब भी कोई नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी या फिर टेरिटोरियल सोवरेंटी के ऊपर प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर हमें स्टेट और सेंटर को मिलकर काम करना होता है। इसको कहा जाता है सेंट्रलाइज फेडरलिज्म। यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, इसको एक यूनिट में रखना ज़रूरी है। इसको ही कहा जाता है यूनियनाइजेशन। फिर है रीजनलाइजेशन, जहाँ पर हर रीजन को डेवलप करने की बात की जाती है। इंडिया एक कल्चरल डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग लेवल पे हमें काम करना ज़रूरी है। यहाँ पर मल्टी लेयर फेडरेशन की बात की जाती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसा बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, फिर हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि हर जगह पर हर हिस्से में हम अलग अलग तरीके का गवर्नेंस देखते हैं। यहाँ पर पावर को रीजियन के हिसाब से, हर रीजियन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि हमारा इंडिया का जो ग्रोथ है वो हो सके, लोगों का ग्रोथ भी बेहतर हो सके। फिर है सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी कि जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर किसी के पास इक्वल पावर होंगे, यानी कि हर कोई अपने अपने फील्ड में काम करेगा। कौन सा गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगा, ये सारे चीज़ें पहले से ही सेपरेट कर दिया जाएगा। इस वजह से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर कुछ पावर्स स्टेट को भी दिया गया है और कुछ पावर्स सेंट्रल को भी दिया गया है। फिर हम देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा देखते हैं। 73rd में हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखते हैं, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वहाँ पर हम अर्बन लोकल गवर्नेंस देखते हैं, यानी कि अर्बन एरिया में जो गवर्नमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वहाँ पर पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में बात है। बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नेंस के द्वारा हमारा हर जगह पर, हर एरिया को कुछ ना कुछ पावर प्रोवाइड किया गया है, ताकि इंडिया का जो हर जगह है, हर गाँव है, हर शहर है, सभी को हम इक्वली पावर दे सके। उसके हिसाब से उसको किस तरीके का ज़रूरत है, ये सारे चीज़ें उसके पास, खुद के पास भी कुछ लोकल पावर्स होंगे। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम, यानी कि इंडिया में ये जो फेडरलिज्म है ये किस तरीके से काम किया है, इसका क्या सही दिख है और क्या गलत दिख है, यहाँ पर हमें जानना होता है। अब इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो हम देखते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है,
उस टाइम से हम इंडिया का फेडरलिज्म देखते हैं। ये जो फेडरलिज्म है, क्वाजी फेडरलिज्म यानी कि आधा फेडरलिज्म, ये बाकी जगहों के फेडरलिज्म के मुकाबले थोड़ा अलग है। इस वजह से इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी इस देखते हैं और इसके द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स भी हम एड्रेस कर पाते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लगभग 4-5 डिकेड से चल रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी हम देखते हैं, यानी कि इंडियन फेडरलिज्म में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज़्यादा पावर होता है, वो अपना ज़्यादा फील्ड ऑफ एक्सरसाइज कर सकता है, जिसके वजह से बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट्स को दबाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से दबा सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, अपना पावर को ज्यादा दिखा सकता है। यहां पर जब हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसके पास एक पावर दिया गया है कि वो नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे। यहाँ पर नेशनल यूनिटी, नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस, ये सारे चीज़ों का जिम्मेदारी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ किस तरीके से होगा ये देखेगा। यहाँ पर जो पावर है नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट का, ये पावर भी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा पावर एक्सरसाइज कर सकता है। यहां पर जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इन दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। वो अपने हिसाब से स्टेट के मैटर में अपना इंटरफेरेंस दिखा सकता है, यानी कि स्टेट में क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है। अब ये सारी चीज़ें तो एक साइड में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा पावर है, लेकिन हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उसको कुछ ना कुछ पावर एक्स्ट्रा दे रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा पावर है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। यहाँ पर आर्टिकल 356 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा पावर देती है। 365 बेसिकली है क्या, ये आर्टिकल 356 में हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस डायरेक्टली वहां पर दिखा सकती है और उस स्टेट मशीनरी को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। यानी कि अब ये जो चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, ये भी डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है और इसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा बहुत अमेंड कर सकता है। अब ये जो आर्टिकल 356 है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल लेता है स्टेट को, ये हम बहुत बार इंडिया में देखते हैं। यहाँ लगभग 100 टाइम से ज़्यादा ही हम इसका मिसयूज़, एब्यूज़ और ओवर यूज़ देखते हैं, जिसके वजह से बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करने के लिए ये कर सकता है, कर चुका है। और इसके अलावा भी जो भी रूलिंग पार्टी में है वो अपना पावर को और ज़्यादा दिखाने के लिए और ज़्यादा अपना पावर को विस्तार करने के लिए ये ज़्यादा चीज़ें एक्सरसाइज किया जाता है। खासकर जब कोई एक गवर्नमेंट सेंटर में हो और अलग एक गवर्नमेंट स्टेट में हो, तो इन दोनों के बीच में मतभेद चलते ही रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत टाइम अपना पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारे चीज़ों के बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। यहाँ पर सेपरेटली काम करते हुए इस तरीके से चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है ताकि इंडिया का जो गवर्नेंस है वो अच्छी तरीके से चले। अगर दो अलग अलग स्टेट और सेंटर के गवर्नमेंट हो फिर भी इकोनॉमी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
यहाँ पर जो भी चीज़ें बनेंगी, अच्छी चीज़ें बनेंगी, लॉज बनेगी, पॉलिसीज़ बनेगी, ये सारे पॉलिसीज़ हमें हर स्टेट में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इस वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये एक बहुत ही बेहतर फेडरलिज्म है और साथ साथ इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन ओवरऑल हम अगर कहें तो इंडिया का फेडरलिज्म एक अलग तरीके का फेडरलिज्म है जिसको हम क्वाजी फेडरलिज्म कहते हैं, लेकिन ये इंडिया की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए सक्षम है। यहाँ पर इसके लोगों को अच्छी एक सिस्टम देने के लिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट देने के लिए बहुत ही दायबद्ध है और साथ साथ एक बेहतर सिस्टम भी है। तो यहाँ पर ही हम आज ख़त्म करते हैं फेडरलिज्म का क्लास। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत हो इस चीज़ को समझने के लिए, इसको रिपीट करके देखना, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी समझाया है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।